अन्नदाता, पग पग पर है संग तुम्हारे अन्नदाता। लहू किसानों का बन के पसीना सींचता है धरती का सीना। मेहनत का तेरी हक दिलवाने, नई तकनीक नई खोज बताने। पशुधन को गुणवान बनाना, पौध सुरक्षा को सिखलाना, खेती के सब गुर समझाने, भारत का सरताज बनाने। आठों पहर है संग तुम्हारे अन्नदाता, अन्नदाता। नमस्कार, मैं हूं नीलू। आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। हर रोज की तरह कार्यक्रम में लेकर आई हूं खेतीबाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी लाभकारी जानकारियां। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं क्या है विशेष आज के कार्यक्रम में। मशरूम की खेती के सहारे गरीबी की जंग जीत रही कटिहार की महिलाओं की कहानी। अच्छे बढ़वार हेतु प्याज की फसल में किए जाने वाले जरूरी कार्य। किसान भाइयों, महिलाओं का जिक्र आते ही अधिकांश लोगों के मन में घर गृहस्थी चलाने वाली कामकाजी महिलाओं की छवि उभरती है। लेकिन आज बदलते वक्त के साथ महिलाएं किसी भी कार्य को पुरुषों के समान कंधे से कंधा मिलाकर सफलतापूर्वक करती हैं और घर परिवार के साथ साथ अन्य कार्यों को भी बड़ी ही जिम्मेदारी के साथ निभाती हैं। कुछ ऐसा ही कर दिखाया है हृदयगंज जिला कटिहार में रहने वाली महिलाओं ने। उन्होंने समूह बनाकर मशरूम खेती करना प्रारंभ किया और इससे अच्छी आय प्राप्त कर अपने जीवन स्तर को भी सुधार रही हैं। तो आइए मिलते हैं इन महिलाओं से और जानते हैं इन्हें मशरूम की खेती की प्रेरणा कहां से मिली और ये मशरूम की खेती किस प्रकार से करती हैं। इंसान के इरादे बुलंद हों और कुछ कर दिखाने का जज्बा हो तो कोई काम मुश्किल नहीं। इसकी मिसाल पेश की है कटिहार जिले के हृदयगंज में रहने वाली महिलाओं ने। पहले ये महिलाएं घर में रहकर केवल गृहस्थी घर संभालती थीं, लेकिन पैसों की कमी और कुछ कर गुजरने की चाह में इन महिलाओं ने समूह बनाया और आत्मा परियोजना के तहत मशरूम की खेती का प्रशिक्षण लिया। और ये महिलाएं मशरूम की खेती के जरिए न केवल अपने परिवार को पौष्टिक आहार खिला रही हैं, बल्कि इसे बेचकर अच्छी आमदनी भी प्राप्त कर अपने जीवन स्तर को सुधार रही हैं। आइए मिलते हैं महिलाओं से, जानते हैं इनकी सफलता की कहानी। हम लोग आपस में इस तरह से बैठ करके राय विचार हमेशा हाँ ही होता रहता था। तो एक बार बैठे बैठे ऐसे विचार हुआ कि चलो हम लोग कुछ करते हैं। ऐसे तो कुछ कर ही नहीं पाते हैं, दिन तो ऐसे ही कट जाता है बात उत करते उठते, लेकिन इनकम का सोर्स नहीं बन पा रहा था। तो आत्मा के द्वारा हम लोगों ने एक प्रशिक्षण लिया मशरूम उत्पादन के लिए। उसे एक समूह बनाए, प्रयास महिला स्वयं सहायता समूह। उसी से हम लोग जुड़ करके महिलाएं सब मिल करके प्रशिक्षण लेकर के मशरूम का खेती करना शुरू किए, जिसके कारण बहुत महिलाएं बाहर भी नहीं निकल पाती थी। बहुत के साथ दिक्कत होता था, घरेलू महिलाएं रहती थी, कहीं भी जाना आना भी संभव नहीं हो पाता था। और दाल की महंगाई और मीट मछली की महंगाई भी देखते हुए कि औरतों और में बच्चों में प्रोटीन की कमी हो जाने के कारण कि उसका भरपाई कैसे करेंगे, दो पैसा कैसे इसमें हम लोग ये कर सकते हैं, बचा करके अपने बाल बच्चे को चाहे परिवार में प्रोटीन की मात्रा ला सकते हैं। यही सब सोच विचार करके तो हम लोग मशरूम का खेती उत्पादन शुरू किए। कृषि के द्वारा मतलब ये जाने कि भूसा जो आमतौर पे सब जगह उपलब्ध हो सकता है, इसमें ज़्यादा ये नहीं रहता है। ये धान का भूसा हो, चाहे पुआल हो, चाहे कुट्टी का भूसा हो, कोई भी भूसा पे ये उत्पादन कर सकते हैं। और इसके लिए ज़्यादा जगह का भी ज़रूरत नहीं पड़ता है, छोटा सा जगह का ज़रूरत पड़ता है। भूसा तो आसानी से मिल गया, लेकिन इसका
इसके बीज को हम लोग स्पॉन्ज कहते हैं। जलालगढ़ से मतलब बीज हम लोग ने ऊपर किया था। सब ले आने के बाद एक रात पहले इस भूसे को फुलाए हम लोग। उसके बाद दूसरे दिन उसको पॉलीथीन में बिछा करके पानी निचोड़ने तक सूखने दिए, ताकि मुट्ठी में बांध लेने के बाद वो हाथ में सट जाए लेकिन पानी नहीं गिरे। उस तरह का भूसा तैयार होने के बाद उसको बीज को पूरा मतलब दे करके भरे थे। जैसे एक पॉलीथीन लेते हैं, उसमें 4 अंगुल भूसा डालते हैं। उसके बाद स्पॉन्ज, मशरूम का जो बीज आता है स्पॉन्ज, उसको देते हैं चारों बगल कोना कोना। उसके बाद फिर भूसा दे करके उस तरह करके 4 लेयर बनता है। उसके ऊपर से रबर, जैसे ये पैकिंग किए, जैसे ये हाल ही फिलहाल पैकिंग किए हुए हैं। इस तरह से पैकिंग करने के बाद हम लोग कुछ दिन के बाद 15 से 18 दिन के बाद ये पॉलीथीन फाड़ के हम लोग हटा देंगे। फिर इस तरह से सीका पे टांग देंगे। सीका पे टांगने के बाद 20-22 दिन में इस तरह से आ जाता है पेड़ पौधे। उन्हें पहले शुरुआती इस तरह का आएगा, उसके बाद जाकर किस तरह से हो जाएगा। किसान भाइयों, मशरूम की खेती करते समय कौन कौन सी सावधानियों पर विशेष ध्यान देना पड़ता है, आइए ये भी जानते हैं। पहली बात है, ये तो फंगस से तैयार होता है, इसमें सफाइयत का ज्यादा ध्यान रहता है। ये फूस के घर में ज्यादा अच्छा ढंग से होता है। ये कोई भी घर में कर सकता है, चाहे बड़ा रूम हो चाहे छोटा रूम हो, कोई भी सा रूम में कर सकता है, लेकिन उसमें साफ सुथरे का ज्यादा ध्यान देना पड़ता है। जिस तरह से हवादार होना चाहिए, खिड़की वगैरह भी होना चाहिए, रोशनी भी आना चाहिए, रोशनदार भी होना चाहिए। कीड़ा मकोड़ा खाली नहीं होना चाहिए। जब ये लगाए तो उस रूम को पहले स्प्रे से पूरा रूम को साफ कर देना चाहिए। और उसमें जब भी कोई महिलाएं जाए तो चप्पल जूता बाहर उतार के हाथ डिटॉल से धो करके तभी जाएं, क्योंकि इससे इन्फेक्शन बढ़ने के ज़्यादा चांसेस रहती है। इसका बाजार अभी जैसे कटिहार मेडिकल कॉलेज है, वो समय हॉस्टल वगैरह है, उस होटल में जाता है। जैसे बहुत सारे स्कूल हैं जहाँ आवासीय रखे हुए हैं, उस विद्यालय में भी जाते हैं। तो ये लोग जहाँ मतलब प्रोटीन के लोग जान रहे हैं कि इसमें प्रोटीन मिलता है डायरेक्ट, इसलिए वो वहाँ मांग हो रहा है। जैसे अड़ोस पड़ोस में नहीं खाए हुए थे, बहुत आदमी तो नाम भी नहीं सुने थे, तो जब उनको मालूम हुआ, बताया गया, उनको समझाए भी हैं, जब टेस्ट कर लिए हैं तो वो दोबारा फिर इसका मांग कर रहे हैं। इसलिए बहुत जल्द कटिहार में भी इनका ज्यादा प्रचलन होना शुरू हो जाएगा। किसान भाइयों, इन महिलाओं को मशरूम की खेती में कितनी लागत लगती है और इससे कितना मुनाफा मिलता है, चलिए एक नजर डालते हैं मशरूम की खेती में इनके आय और व्यय पर। जैसे बीज हम लोग को 100 रुपया मतलब पड़ा था, 100 रुपया किलो लाए थे। और भूसा भी हम लोग को 120 रुपया पड़ा था, 10 kg का। और 35 रुपया केमिकल लगा था, उसमें प्लास्टिक रबर वगैरह हो जाता है। और 20 रुपया वो रख रखाव छिड़काव केमिकल, ये बेवेस्टिन वगैरह का छिड़काव जो करते हैं उसके लिए ये रहता है। और 1 kg का जो बीज आता है उसमें 10 पैकेट हम लोग बनाते हैं। तो टोटल का मतलब आ जाता है 27 रुपया खर्च और लागत 130 रुपया आता है। लागत काट के बचत 130 रुपया होता है एक पॉलीथीन पे। काम के प्रति जुनून और कुछ कर दिखाने का जज्बा इंसान को फर्श से अर्श तक पहुंचा देता है। इन महिला किसानों ने अपने जुनून को हकीकत में बदला है। और चलिए अब मिलते हैं इस समूह से जुड़ी कुछ और महिला किसानों से। हम यही कहना चाह रहे हैं कि घर में बैठे हुए रहते थे, कि कहीं मालूम चला कि ऐसे ऐसे होता है, तो कहें कि देखे प्रयास करके सोचे कि घर में परिवार लोग हैं, खाएंगे तो अच्छे रहेंगे, तो इसीलिए हम लोग लगाएं। और थोड़ा हम लोग खा भी रहे हैं और बेच भी रहे हैं। वेस्टर्न मशरूम जो है, इसमें प्रोटीन का मात्रा बहुत ज़्यादा है, इसलिए हम लोग इसको खेती करना चाहते हैं। करने के बाद कुछ अपना भी प्रोटीन का पूरा हो जाता है गरीबी के कारण। और इसको आगे भेड़िया रेखा में बहुत बड़ा मात्रा में इसका करना चाह रहे हैं खेती। हम लोग यहाँ पर तो छोटा किए हैं सिमरा बागान में, भेड़िया रेखा में बहुत बड़ा करेंगे हम लोग। किसान भाइयों, इन महिला किसानों की तरह आप भी छोटे स्तर पर मशरूम की खेती कर प्रतिवर्ष अच्छी आय प्राप्त कर सकते हैं। किसान भाइयों, इन महिलाओं की सफलता के पीछे आत्मा परियोजना जिला कटिहार में कार्यरत कृषि अधिकारियों का अहम योगदान रहा है। तो आइए मिलते हैं यहाँ के कृषि अधिकारी शशिकांत झा से और जानते हैं इनके प्रयासों के बारे में। को जागरूकता के लिए महिलाओं में खाद्य एवं पोषण सुरक्षा के दृष्टिकोण से ये एक प्रयास महिला समूह बनाया गया है। आत्मा से इसका निबंधन कराया गया है और हम लोग चाह रहे हैं कि सीजन के हिसाब से मशरूम हो या और भी जो भी कर सकती हैं महिलाएं, शुद्ध सत्तू बना सकती हैं, मसाला बना सकती हैं, उस तरह के कई कार्यक्रम इन लोग को ट्रेनिंग के द्वारा हम लोग इनको करवाएंगे। और इससे महिलाओं में जो खाद्य एवं पोषण सुरक्षा का जो समूह है वो उसको पूर्ति करेगा और ये आम जन तक, ग्रामीण महिलाओं में ज़्यादा
इसको लोग समझेंगे। तो हम लोग भी इनको प्रयास के द्वारा चाह रहे हैं कि इनका मार्केट बढ़े और इनको टेक्निक की जो जानकारी है, तकनीकी जानकारी के लिए हम लोग इनको समय समय पर विश्वविद्यालय हो, केवीके हो और भी वैज्ञानिकों को बुलाकर भी हम लोग इनके बीच उनका ये ट्रेनिंग करवाते हैं और इस तरह से ये लोग और आगे बढ़े। ये थी कुछ उपयोगी जानकारियां। अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटेंगे और कार्यक्रम में आगे है महत्वपूर्ण जानकारियां। बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का स्वागत है। चलिए अब रुक करते हैं अगली कड़ी की ओर। प्रदेश के जिन किसानों ने दिसंबर जनवरी माह में प्याज की रुपाई कर दी थी, उनकी फसल की अभी बढ़वार की अवस्था में है और फसल की बढ़वार उचित तरीके से होती रहे, इसके लिए इस समय खरपतवार नियंत्रण, सिंचाई प्रबंधन के साथ साथ इसमें लगने वाले कीट एवं रोगों का नियंत्रण करना बेहद जरूरी होता है। तभी आपको प्याज की फसल से अधिक उपज मिल सकती है। तो किसान भाइयों, आप किस प्रकार से करें प्याज की फसल का प्रबंधन, इस बारे में विस्तार से जानकारी दे रही हैं कृषि विज्ञान केंद्र जिला पटना की कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर संगीता कुमारी। हमारे किसान भाई जो भी इस प्रदेश के हैं और जिन्होंने प्याज लगा रखी है, कम से कम 1 महीना का होने पर होगा या 20 दिनों का होने का होगा, तो इस समय ज़रूरी है कि सिंचाई पर विशेष ध्यान दें। वैसे भी प्याज में काफ़ी सिंचाई की ज़रूरत पड़ती है, तो 2 से 4 दिनों या मिट्टी किस प्रकार का है उस पर निर्भर करता है। तो 4 से 5 दिनों के बाद भी इसमें सिंचाई पड़ती है या 1 हफ्ते बाद भी इसमें सिंचाई देनी पड़ती है। अगर सिंचाई की कमी हो तो पौधा हमारा अच्छा नहीं बन पाएगा और उसमें कंद भी नहीं बन पाएंगे। तो चूंकि 1 महीना का जिनका भी फसल हो गया है तो उसमें एक बार यूरिया का उपवेशन अवश्य कर दें और इसमें निकौनी की ज़रूरत पड़ती है। तो जिन्होंने खरपतवारनाशक दवाई दिए होंगे उनको तो वैसी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, पर महीना आते आते उसमें एक निकौनी अवश्य कर दें। और जब इसमें कीटों की जो समस्या देखी जाती है, जैसे रस चूसक कीट हो गए। किसान भाइयों, प्याज की फसल में कीटों की बात करें तो इसमें मुख्य रूप से प्याज का थ्रिप्स का प्रकोप अधिक होता है। ये कीट पत्तों और जड़ों का रस चूसते हैं तथा पत्तियों पर उजली धारियां दिखाई देने लगती है और इसके बाद फसल सफेद होने लगती है। तो इस कीट की रोकथाम किस प्रकार से करें, आइए जानते हैं। इससे दूर करने के लिए इसमें एक दवा आती है रोगर, उसका छिड़काव कर सकते हैं। इसको 1 ml दवा 1 लीटर पानी में घोल बना करके उसको अच्छी तरह से छिड़काव कर दें। कई बार पता नहीं चलता है कि हाँ ये कीटों का प्रकोप है, जैसे रस चूसक कीट है या किसी और कारण से है। तो कई बार जब पता नहीं लगता है तो आप इसमें जब पौधे का रूप देखिए कि बिल्कुल हरा नहीं दिख रहा है तो उसमें कम से कम 2 ग्राम यूरिया 1 लीटर पानी में घोल करके उसको पूरे फसल पर अच्छी तरह से छिड़काव कर दें। तो इससे भी आपका फसल जो है सुरक्षित रहेगा। और साथ ही साथ आप देखेंगे कि कई तरह की फफूंद जनित बीमारियां भी आती है। किसान भाइयों, अगर बात करें प्याज की फसल में रोगों की तो इसमें मृदुरोमिल फफूंदी रोग का प्रकोप होता है। इसके प्रकोप से पत्ते पहले पीले, हरे और लंबे हो जाते हैं तथा उन पत्तों पर गोलाकार धब्बे दिखाई पड़ते हैं तथा बाद में ये पत्ते मुड़ने और सूखने लगते हैं। जैसे कि जो इसमें स्टेमफिलियम ब्लाइट हो गया, जो पत्तियां जब मुरझाने लगती हैं ऊपर से, तो और तीसरी भी बीमारी आना शुरू हो जाती है। जनरली इसमें फफूंद जनित बीमारियां आती हो, तो इसके लिए आप मैंकोजेब 2 ग्राम 1 लीटर पानी में घोल बना करके इसका छिड़काव कर सकते हैं। नहीं तो जो ब्लाइटॉक्स है, कॉपर ऑक्सीक्लोराइड जिसको कहा जाता है, उसको भी आप ये जो दवा है 3 ग्राम 1 लीटर पानी में घोल मिला करके समय समय पर इसका छिड़काव करते रहे। और छिड़काव जब भी करना हो उसको दोपहर के बाद ही इस फसल में छिड़काव करना चाहिए, तेज धूप में नहीं करना चाहिए। इस तरह से जो बताया जा रहा है, हमारे किसान भाई इन बातों पर अगर ध्यान दे रहे हैं, जैसे कीट का छिड़काव
करे, फफूंद जनित रोगों से बीमारी का बचाव के लिए इसमें फफूंद नाशक दवाइयों का प्रयोग करे। इस तरह से हमारे किसान भाई इन सारी बातों का ध्यान रखें। अमूमन इससे जो पैदावार होगी आपकी अच्छी होगी। आगे और भी है कुछ रोचक जानकारियां, पर यहां पर रुकेंगे एक और ब्रेक के लिए। जल्द हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। बढ़ते हैं अगली प्रस्तुति की ओर। प्रदेश के बहुत से किसानों ने गेहूं की फसल लगा रखी है और इस समय उनकी फसल बढ़वार ले रही है, लेकिन लगातार मौसम में हो रहे उतार चढ़ाव के कारण फसल पर कुछ रोगों का प्रकोप देखने को मिल रहा है, जिनमें से पीला रतुआ रोग प्रमुख रोग है। इसका सीधा प्रभाव गेहूं की पैदावार पर पड़ता है। अतः इस रोग से फसल को कैसे बचाएं, इसकी जानकारी दे रहे हैं एक कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर करमचंद। मैं आपके चैनल के माध्यम से सभी किसान भाइयों से अनुरोध करता हूं कि इस समय गेहूं के अंदर पीला रतुआ नामक बीमारी के आने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं, क्योंकि इस समय जो डे और नाइट का, दिन और रात का जो टेम्परेचर है वो 15 से 20 डिग्री के बीच में है। यदि ये टेम्परेचर रहता है तो इस टेम्परेचर में इस बीमारी के पनपने के ज़्यादा चांसेस हैं, और साथ ही यदि नमी 80% तक बनी रहती है तो इसमें भी ये बीमारी आती है। ये पीला रतुआ रोग देखने के लक्षण इस तरह से हैं। हर पत्तों का पीला होना पीला रतुआ रोग नहीं है। गेहूं की फसल में पत्तों का पीला होना पीला रतुआ रोग के लक्षण है। पीला पत्ता होने के कारण फसल में पोषक तत्वों की कमी, जमीन में नमक की मात्रा ज्यादा होना और पानी का ठहराव भी हो सकता है। उन्होंने बताया कि पीला रतुआ बीमारी में गेहूं के पत्तों पर पीले रंग का पाउडर बनता है, जिसे हाथ से छूने पर हाथ पीला हो जाता है। किसान भाइयों को मैं सलाह देता हूं कि वो खेत में जाएं। यदि उनको पैचीज में कहीं एक जगह पर पीले पत्ते दिखते हैं तो उस पर हाथ लगाएं। हाथ लगाकर देखें कि हाथ अगर पीले हो जाते हैं तो पीला रतुआ है। यदि ऐसे लक्षण दिखाई देते हैं तुरंत कृषि विकास अधिकारियों से, कृषि वैज्ञानिकों से संपर्क करें और 200 ml प्रोपिकोनाजोल दवाई का 10 टैंकियों के अंदर घोल बनाकर उसका तुरंत स्प्रे करें। यदि फिर भी कंट्रोल नहीं होती है तो 15 से 20 दिन बाद पुनः फिर कंट्रोल स्प्रे करें, ताकि उसका पूर्ण रूप से कंट्रोल हो सके। और पुनः मैं ये कहता हूँ कि आप अपने खेतों में लगातार विजिट करते रहें, इसको देखते रहें। 11 बजे के बाद स्प्रे करें और उस उतरने के बाद स्प्रे करें, वो ज़्यादा बढ़िया है। और अच्छे से तर कर दें पौधे को, तब ये कंट्रोल हो सकता है, वही रुक जाता है। अन्नदाता हेल्पलाइन निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों में से एक या दो महत्वपूर्ण प्रश्न को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं, और इसी के तहत आज का चयनित प्रश्न और उसका जवाब इस प्रकार है। अन्नदाता कार्यक्रम में आज जो प्रश्न हमने शामिल किया है उसे पूछा है जिला मधुबनी से पवन साहू ने। यह नेनुआ की उन्नत किस्म एवं बीज दर पर जानकारी चाहते हैं। तो पवन साहू जी, आपकी जानकारी के लिए देखिए कार्यक्रम का यह अंश। किसान भाई, अभी जो सब्जी उत्पादक किसान हैं वो अगर नेनुआ की खेती करें तो निश्चित तौर पे वो समय से पूर्व उनका जो उत्पाद है वो बाज़ार में होगा। जो लगाने का उचित समय है वो आप जनवरी से अगर शुरू कर देते हैं नेनुआ की खेती, तो निश्चित तौर पे आप उस वक्त के बाज़ार को पकड़ पाएंगे जिस वक्त बाज़ार में नेनुआ का अच्छा रेट मिलता है। इसके साथ साथ ही आप अगर बाद में भी लगाना चाहते हैं तो जनवरी से लेकर मार्च तक आप गर्मा नेनुआ की खेती कर सकते हैं। ये गर्मा मौसम है। कौन कौन सी किस्में हैं जो उपयुक्त होंगी, तो उसमें राजेंद्र नेनुआ 1, राजेंद्र सुप्रिया, पूसा चिकनी जो है अच्छी किस्में मानी जाती हैं। तो जहाँ से भी आप बीज खरीदें वो आपका विश्वसनीय स्रोत होना चाहिए। आप बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से बीज प्राप्ति के लिए संपर्क कर सकते हैं। आपके ज़िले में जो निकटतम कृषि विज्ञान केंद्र है वहाँ से आप बीज प्राप्ति के लिए संपर्क कर सकते हैं। निश्चित रूप से उस जो अगली फसल है आपकी
उसको रोग से बचाने के लिए बीज उपचार करना आवश्यक है। और इसके लिए जो है हम प्रति किलोग्राम बीज की मात्रा में 2.5 ग्राम की दर से वीटावैक्स का इस्तेमाल करते हैं, जिससे कि हमारा जो पौधा है वो सही पौधा हो, रोग मुक्त पौधा हो। लगाने के समय ये ध्यान रखना है कि एक तो सीधी विधि है, आप उस विधि से अगर लगाते हैं तो दोपहर के बाद ही मुख्य खेत में बीज को लगाने का प्रयास करें। दूसरी जो विधि है वो थल्ला विधि है, उसमें थल्ला पे एक जगह पे 3 से 4 बीज हम लगाते हैं और स्वस्थ पौधों को रख लेते हैं, बाकी जो पौधा है उसकी छटनी करते हैं। थोड़ा सा दिन जब ढलने की ओर जाए तभी लगाना चाहिए। राज्य के विभिन्न मंडियों में कृषि उत्पादों के चढ़ते उतरते बाजार भाव की संक्षिप्त जानकारी इस प्रकार है। अब आइए देखते हैं कल दिखाए जाने वाले कार्यक्रम की मुख्य झलकियां। मधुबनी में आयोजित कृषि उपकरण मेले की खास झलकियां। अधिक उत्पादन हेतु मखाना की नर्सरी तैयारी एवं वैज्ञानिक रोपाई तकनीक। हम ये उम्मीद करते हैं कि आज का कार्यक्रम आप सभी दर्शकों के लिए उपयोगी रहा होगा। किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है। कृषि संबंधित समस्या एवं सुझाव के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता, ईटीवी बिहार झारखंड, रामोजी फिल्म सिटी, हैदराबाद 500512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल है p18annadatabihar@nw18.com। इसके अतिरिक्त आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 180041921555 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 से शाम 4 बजे के बीच संपर्क भी कर सकते हैं। फिलहाल अन्नदाता की पूरी टीम को इजाजत दीजिए। कल फिर इसी समय आपसे मुलाकात होगी कृषि संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।